अगर हम देश में सबसे सुरक्षित जगहों की बात करें तो थाना, जेल और कोर्ट ये 3 जगहों को सबसे सुरक्षित माना जाता है। लेकिन इन सुरक्षित जगहों पे ही अगर हत्या होने लगे तो ज़ाहिर है कि कानून व्यवस्था पर सवाल उठेगा और ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि लखनऊ के एससी एसटी कोर्ट में एक अपराधी की पेशी के दौरान जज के सामने पुलिस कस्टडी में हत्या हो गई और इस हत्या के पहले भी कई ऐसी घटनाएं हुई जिन घटनाओं में जो पुलिस है उसकी मौजूदगी में गोली चलती है और सामने कोई अपराधी मारा जाता है, चाहे वो मुन्ना बजरंगी हो या फिर अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ और या फिर अब संजीव जीवा। संजीव जीवा वो अपराधी है जो कि मुख्तार अंसारी से जुड़ा हुआ था, शार्प शूटर था और 2 बड़े नेताओं की हत्या में उसका नाम शामिल था। पहला नाम ब्रह्मदत्त द्विवेदी का था जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे और मायावती को गेस्ट हाउस कांड में बचाने के लिए वो चर्चित थे। दूसरा नाम था कृष्णानंद राय का। हालांकि कृष्णानंद राय की हत्या में वो सबूतों के अभाव में बरी हो गया था, लेकिन ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या में उसको उम्र कैद हुई। कुछ और मामले भी दर्ज थे। उन्हीं मामलों की पेशी के लिए जब वो लखनऊ के पुराने हाई कोर्ट बिल्डिंग में मौजूद एससी एसटी कोर्ट में आया तो इसी 7 नंबर गेट से उसको पुलिस लेकर के अंदर गई और तब यहाँ पर पुलिस की इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी जहाँ पर ये जांच की जा सके कि कौन कौन यहाँ से हथियार लेके जा रहा है। ऐसे में काले कोट सफ़ेद शर्ट में वकील का भेष धारण किया हुआ एक अपराधी जिसकी उम्र सिर्फ 19 साल थी वो कोर्ट परिसर पहुँचता है और कोर्ट रूम के ठीक बाहर रिवॉल्वर से फायरिंग करता है। वो रिवॉल्वर अमेरिकन रिवॉल्वर थी और बताया जा रहा है कि बहराइच में उसको दी गई थी। साथ ही जब पुलिस और जज के सामने गोली चली तब वो अपराधी कोर्ट रूम के अंदर भागा। जज साहब कुर्सी के नीचे छुप गए। गोलियां फिर से चली और कोर्ट रूम में मौजूद एक छोटी बच्ची उसको भी गोली लगी, 2 सिपाही भी घायल हुए। और ये सारी जो वारदात हुई उसके बाद वजह क्या थी कि क्यों हत्या की गई, कौन लोग शामिल थे, ये सब समझने के लिए सरकार ने एक एसआईटी बनाई है जिसमें 3 वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया गया है। ललन टॉप के सहयोगी संस्थान आज तक से जुड़े संतोष शर्मा भी मेरे साथ हैं। संतोष भाई, आप भी लगातार यहाँ पे हैं, मैं भी यहाँ पर हूँ। ये जो यूपी में एक ट्रेंड चल रहा है कि अपराधी अपराधी को मार रहा है और पिछले 6 साल में अगर हम बात करें, जब से बीजेपी की सरकार आई, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, तब से इस ट्रेंड में बहुत तेज़ी आई है। क्या आपको वजह लगती है? देखिए, अपराधियों के बीच में गैंग वॉर होना एक वर्चस्व की लड़ाई हमेशा रही है, चाहे मुंबई का अंडरवर्ल्ड हो या उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में जो चाहे कोयला के काम को आधिपत्य को लेकर के झगड़ा रहा हो। लेकिन जो नया ट्रेंड देखने को मिला वो ये कि बड़े अपराधियों को, जो छुड़भइये जिनको हम कहते हैं, छोटे अपराधी जिनको पर 1 मुकदमे हैं, 2 मुकदमे हैं, वो भी कभी हत्या या हत्या का प्रयास जैसे मुकदमे नहीं है, नामी गैंगस्टर्स नहीं है। एक कहा जाए कि छुड़भइया अपराधी बड़े गैंगस्टर्स को मार रहा है। दूसरा जो ट्रेंड एक बहुत चौंकाने वाला है कि जो व्यक्ति जिसको मार रहा है उनके बीच में कभी कोई एनिमिटी नहीं है, कोई दुश्मनी। भाई मोटिव क्या है क्राइम का, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हत्या की है, किसी भी वारदात की वजह तलाशी जाती है, मोटिव क्या था, तो मोटिव क्लियर नहीं है। आप 2018 में, जुलाई 2018 में बागपत जेल में मुन्ना बजरंगी की हत्या हुई। मुन्ना बजरंगी की हत्या का आरोप सुनील लाठी पर लगा, सुनील लाठी गैंगस्टर। लेकिन कभी भी सुनील लाठी और मुन्ना बजरंगी के बीच में कभी शोन एनिमिटी थी ही नहीं। कभी गैंग की लड़ाई नहीं थी, कभी वर्चस्व की लड़ाई नहीं थी, कभी वसूली की लड़ाई नहीं थी। दूसरा उदाहरण आपको 2021 में चित्रकूट जेल में हुए शूटआउट का देते हैं। चित्रकूट जेल में मेराज, जो मुख्तार अंसारी का फाइनेंसर कहा गया, वाराणसी का था, उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था चित्रकूट में। और दूसरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक गैंगस्टर था, बड़ा अपराधी था, कुख्यात अपराधी था, मुकीम काला। उसकी हत्या की अंशु दीक्षित ने। लखनऊ से ताल्लुक़ रखता था, सीतापुर का रहने वाला था। अंशु दीक्षित ने इन दोनों को मार दिया। अंशु दीक्षित का मेराज या मुकीम काला से कोई लेना देना नहीं, लेकिन उसने गोली मार दी, जेल के अंदर गोली मार दी। और उसके बाद पुलिस जब पहुंचती है तो वो अंशु दीक्षित को मार देती है। तीसरी घटना अतीक और अशरफ की 15 अप्रैल 2023 को। आप देखिए कि अतीक और अशरफ, जिसको कहा जाता है गैंगस्टर्स के आका थे, वो एक तरीके से उनका अपना वर्चस्व था। उनको प्रतापगढ़, चित्रकूट, बांदा और हमीरपुर के 3 लड़के बेनाम से लड़के आए और गोलियों से बींध कर चले गए। उनका अतीक अशरफ से क्या कोई एनिमिटी नहीं थी। सिर्फ एक ये कहा गया कि हमें बड़ा अपराधी बनना था। ये पुलिस की तरफ से कहानी फ्लोट कराई गई कि उन्होंने पूछताछ में कहा हमें बड़ा अपराधी बनना था, अतीक और अशरफ। तो अतीक और अशरफ की हत्या करके बड़ा अपराधी बनने का फिनोमेना। लेकिन
वो इतना बड़ा रिस्क कि ये भी तो हो सकता है कि पुलिस कस्टडी में उनका एनकाउंटर हो जाता, उनको गोली मार दी जाती। तो इतना बड़ा रिस्क, ये जो नया एक कहा जाए कल्ट डेवलप हो रहा है जो छोटे अपराधियों में बड़ा बनने का, और उस बड़ा बनने की चाहत में का इस्तेमाल बड़े अपराधी कर रहे हैं। क्या लग रहा है ये सिर्फ बड़ा बनने की चाहत है कि इसके पीछे कहानी कुछ और है? देखिए, अब कहानी तो अब जब तक कि पुलिस है, आपको भी देखिए 1.5 दशक से ज़्यादा का अनुभव है क्राइम रिपोर्टिंग करते हुए। मैं लखनऊ में आपको इतने साल से देख रहा हूँ, कहानी कुछ और है। कहानी वर्चस्व की लड़ाई तो है ही। अतीक और अशरफ की हत्या हुई तो कहा गया कि उसके जो रियल इस्टेट का कारोबार था वो था, लेकिन 2018 से ही हम शुरू करते हैं। वर्चस्व की लड़ाई हुई कृष्णानंद राय मुख्तार अंसारी के बीच में। मुख्तार अंसारी को लगा कि कृष्णानंद राय उनकी हत्या करवा देगा और एलएमजी खरीदने लगा। बाद में एलएमजी पकड़ी गई। एलएमजी एक कश्मीर से भगोड़े सैन्यकर्मी से खरीदी जा रही थी, लेकिन वहाँ पे वर्चस्व की लड़ाई थी। यहाँ पर वर्चस्व की लड़ाई नहीं है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे बड़े अपराधी को छोटे अपराधियों से सफाया करवाया जा रहा है, एलिमिनेट करवाया जा रहा है। 1990 में जब मुंबई में अंडरवर्ल्ड था तब भी कुछ ऐसा ही हुआ करता था, अपराधी अपराधी को मारता था। हाँ बिल्कुल, अंडरवर्ल्ड का ही ये ट्रेंड है, और जो अब उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। अंडरवर्ल्ड में तमाम बार जो मुंबई का जो क्राइम ब्रांच था, जिसमें तमाम जो शूटर्स थे, उनकी हत्या दूसरे गैंग से करवाई गई, चाहे जो दाऊद गैंग हो या अरुण गवली गैंग हो या छोटा राजन गैंग और अबू सलेम गैंग, ये जितने भी गैंगस्टर्स थे, इनके शूटर्स के आपस में गैंग वॉर हुए और उसके बाद पुलिस ने उनको एनकाउंटर में मार गिराया। अंतोगत्वा रिजल्ट ये हुआ कि ऑपरेशन क्लीन मुंबई जो चलाया गया, उसमें आज मुंबई से अंडरवर्ल्ड खत्म हो गया। अपराधी ने अपराधी को मारा, कहा जाता है कि उसमें पुलिस का रोल था, पुलिस ने एलिमिनेट कराया, कांटे से कांटा निकाला। तो कुछ ऐसा यहाँ पे हम अभी स्पष्ट तौर पे नहीं कह सकते हैं। मुस्कुरा रहे हो। देखिए- सूत्र, पुलिस के सूत्र क्या कहते हैं? देखिए, पुलिस के जो जानकार हैं वो तो ये देखिए, दो चीज़ें बहुत स्पष्ट हैं। आप यही शूट आउट देखिए, संजीव जीवा महेश्वरी की हत्या हुई। अभी तक हमारे पास जो जानकारी मिल पा रही है कि विजय यादव जो शूटर है जौनपुर का, उसने ऊपर एक मुकदमा है पॉक्सो का, किसी लड़की के साथ मुकदमे हैं छोटे छोटे। मुकदमे हैं छोटे छोटे। पॉक्सो वाला गंभीर है, दूसरा वाला कभी 302, 307, कभी रिवॉल्वर से पकड़ने का कोई मतलब हत्या या हत्या के प्रयास का कोई मुकदमा नहीं है। जौनपुर का रहने वाला है, मुंबई में कभी काम किया। अब जो हमारे पास जानकारी मिल पा रही है कि मुंबई में उसको 1 करोड़ की सुपारी दी गई। अब 1 करोड़ की सुपारी कोई छोटा मोटा आदमी देगा नहीं, और 1 करोड़ की सुपारी पर ही संजीव जीवा माहेश्वरी जैसे गैंगस्टर्स को मारने के लिए कोई रिस्क लेगा। आज के रिस्क ले भी ले, रिस्क लेकिन भी ले। कहाँ मार रहा है, ये बड़ी बड़ी वो उसको पता है, वो फुल प्रूफ प्लान। अतीक और अशरफ की हत्या का देखिए, तमाम ये जो हत्या हुई है, इसने क्राइम वर्ल्ड में एक नए ट्रेंड को शुरू किया है। ये इस ट्रेंड को शुरू किया कि पुलिस कस्टडी में मारने के बाद आप सरेंडर कर जाइए तो आपका एनकाउंटर। पुलिस से क्यों डरता अपराधी? एनकाउंटर के डर से। और यूपी पुलिस के लिए तो इस समय पे ये हो रहा है कि वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हो रही है। हाफ एनकाउंटर भी हो रही नहीं, हो चुकी है भाई। हाफ एनकाउंटर हो रहा है, फुल एनकाउंटर हो रहा है, हाफ फ्राई हो रहा है, फुल फ्राई हो रहा है। तो लेकिन पुलिस की कस्टडी में यहाँ पे हत्या हो रही है, कोर्ट के अंदर हत्या हो रही है। वजह कि उसको ये पता है कि हमारा बैकअप प्लान क्या है, बचने का प्लान क्या है। वो भाग नहीं रहे हैं। दोनों में आप देखिए, अतीक की हत्या में शूटर्स गोली मारने के बाद, अपना काम तमाम करने के बाद पिस्टल और रिवॉल्वर सरेंडर और नारे लगा देते हैं। यहाँ पर भी उसने तब तक गोली मारी जब तक कि सारी गोलियां चल नहीं गई, मतलब उसकी रिवॉल्वर खाली नहीं हो गई, और उसके बाद वकीलों ने पकड़ लिया, मारपीट हुई, जाहिर। लेकिन जान मतलब पुलिस से एनकाउंटर का तो डर नहीं हुआ। ये भी एक बैकअप प्लान का हिस्सा था, और इसी बैकअप प्लान के गैंग वॉर होगा। अगर आमने सामने गोली चलेगी, संजीव जीवा माहेश्वरी अगर जेल से बाहर है, उसके आमने सामने गोली चलेगी तो रिटेलिएट होगा, तो उसमें तो जो दूसरी अपोनेंट पार्टी है उसके भी जान जाने का खतरा। यहाँ पर खतरा कुछ नहीं है। खतरा सिर्फ हत्या का है, और हत्या के बाद चुपचाप जेल चले जाने का। जेल में है, जेल में पुलिस को ये इन्वेस्टिगेट करना होगा कि कौन लोग थे, क्योंकि ये ज़रूर है कि ये मोहरे हैं, ये प्यादे हैं। इनके पीछे, पर्दे के पीछे ये कठपुतली की तरह कोई अपनी उंगलियों पर नचा रहा है। कोई जब उंगलियां नचाता है तो ये नाचते हैं। यही सवाल है, ये कौन है? देखिए, ये पुलिस का इन्वेस्टिगेशन का काम है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो भी लोग हैं, आप लोग टीवी में ना बड़ा सूत्र करके चलाते हैं, ये सूत्र कुछ क्या कह रहे हैं? रणवीर जी, ऐसा है ना कि सूत्र हमारे जो होते हैं वो बड़े विश्वसनीय होते हैं,
और क्राइम की दुनिया के लिए रिपोर्टिंग के लिए सूत्रों का मतलब हम उन पे इतना भरोसा करते हैं कि जो किसी अधिकारी की बाइट में वो बाइट टीवी फॉर्मेट में जो वो बोलेगा नहीं वो हमारा सूत्र हमें बताता है। और सूत्र क्या कह रहे हैं, ये कौन है? जो भी है वो 1 करोड़ रुपया दे रहा है कोई और 20 लाख रुपए एडवांस दे रहा है और उसको बताया जा रहा है कि बहराइच में चले जाना, तो मैं बहराइच में एक अनजान व्यक्ति आएगा रिवॉल्वर दे रहा है। तो ये अभी कड़ी है, शुरुआत है। विजय यादव सब कबूलेगा, लेकिन ये पुलिस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना सच्चाई को सामने लाती है, केस डायरी में कितनी सच्चाई को ला पाती है। आप कृष्णानंद राय हत्याकांड को देखिए। नवंबर 2005 में जब कृष्णानंद राय की हत्या हुई तो उससे पहले से तमाम लोग, जो मेरे सूत्र हैं, जो मेरे अधिकारी हैं, वो उनका जो जिनसे मेरे संपर्क है उनका कहना है कि पुलिस के तमाम अधिकारियों को पता था कि ऐसा ऐसा होने वाला है। 1 साल पहले तो शैलेंद्र सिंह डिप्टी एसपी थे, उन्होंने एलएमजी पकड़ी थी। तो ये जो ट्रेंड चलता है, जो एक तरीके से जो पैटर्न देखने को मिलता है, जो तमाम घटनाक्रम पहले से होने लगते हैं, उससे ये ज़रूर है कि ये एक सिर्फ अतीक की हत्या, अतीक के बाद अब ये हत्या, और उसके बीच में एक और आपको देखें एनकाउंटर भी हुआ। एक एनकाउंटर हुआ अतीक और अशरफ की हत्या के बाद। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े अपराधी का नाम अनिल दुजाना था। अनिल दुजाना की हत्या, अनिल दुजाना का एनकाउंटर हुआ, यूपीएसटीएफ ने मार गिराया। अनिल दुजाना बहुत बड़ा गैंगस्टर था, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज की दौर में देखा जाए, अनिल दुजाना मारा गया, संजीव जीवा माहेश्वरी मारा गया, जेल में बंद। सबसे बड़ा नाम है दो बड़े नाम हैं, एक सुंदर भाटी जो इस समय पर सोनभद्र जेल में बंद है, और दूसरा नाम है जिसने सुनील लाठी, जिसने मुन्ना बजरंगी की हत्या की। ये दोनों नाम हैं। ये 2 गैंगस्टर्स अभी लखनऊ उत्तर प्रदेश की जेलों में बंद हैं। बाकी 2 गैंगस्टर्स जो थे, संजीव जीवा माहेश्वरी और अनिल दुजाना, ये मारे गए। कैसे भी मारे गए वो दूसरी चीज़ें हैं, एनकाउंटर में मारे गए, यहाँ शूट आउट में। लेकिन एक हिस्सा गैंगस्टर्स से मुक्त हो गया उत्तर प्रदेश का। पूर्वांचल जो कभी मुख्तार और उसके ब्रजेश सिंह गैंग और तमाम गैंग्स के बीच में एक गैंग वॉर का अड्डा हुआ करता था, वहाँ पे रक्त रंजित राजनीति हो गई थी, तो उससे भी एक कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में अभी ये लग रहा है कि बड़े एलिमिनेट, जब बड़ा विकेट गिरता है, बड़ा विकेट गिर रहा है, तो बड़े विकेट गिरने के बाद जो छोटे खिलाड़ी हैं इस जराइम की दुनिया के, जो छोटे खिलाड़ी दहशत में किनारे हो जाते हैं, क्योंकि दहशत बिजनेस ऑफ फियर है, क्राइम बिजनेस ऑफ फियर है, जिसका जितना खौफ उसका उतनी वसूली। अपराधी खत्म हो रहे हैं, पुलिस तो खुश हो रही होगी। हाँ, पुलिस और सरकार तो इसकी उपलब्धि बता रही है। सरकार तो कह रही है ना, अतीक और अशरफ की हत्या अब आप देखिए कि ये एक फेलियर नहीं मानेंगे कि आप पुलिस की कस्टडी में अतीक और अशरफ की हत्या हो गई। देखिए, अखिलेश यादव ने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात कही, हत्या किसकी हुई है ये बड़ी बात नहीं है, हत्या कहाँ हुई है ये बड़ी बात है। अतीक को जब साबरमती से लाया गया, सारी मीडिया पीछे पीछे थी, कितनी ज़्यादा सुरक्षा, उसको आगे पीछे पुलिस के बड़े अधिकारी घूम रहे हैं, और प्रयागराज में एक अस्पताल के दरवाजे के पास उसको मार दिया जाता है। इसी तरह संजीव जीवा कोर्ट रूम में जज साहब के सामने पुलिस कस्टडी में गोली चल जाती है। तो ये जो हत्या है, ये इसको पुलिस एक्सक्यूज़ कैसे करेगी? इससे पहले एक और घटना हुआ, बिगरू कांड। विकास दुबे सरेंडर कर जाता है महाकाल के मंदिर में और कहता है कि मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला, और यूपीएसटीएफ लेके आती है। रिजल्ट, कानपुर के बॉर्डर पर गाड़ी, टीयूवी गाड़ी फिसलती है, वो भागने की कोशिश करता है, गाड़ी में बैठा रहता है, सफारी में बैठना करता, बीच में बैठा रहता है। कहा जाता है पहले सफारी में निकला था और अचानक टीयूवी में हो गया। टीयूवी के बाद जब गाड़ी पलटती है तो भागने की कोशिश करता है, और फिर यूपीएसटीएफ ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए उसको मार गिराया। तो ये कहानियाँ हैं, ये कहानियाँ पुलिस दस्तावेज़ों में कहानियाँ अच्छी करती है। आप एनकाउंटर की कहानी देखिए आप, लेकिन जब गोली चलती है, आमने सामने गोली चलती, 2 घटना है ना हमारे आपके सामने। अतीक और अशरफ की कस्टडी में वहाँ पर 20 से ज़्यादा पुलिस वाले थे। किसी पुलिस वाले की कमर से जो पिस्टल या रिवॉल्वर लगी थी निकली नहीं। जो वहाँ पर पुलिस वाले घूम रहे थे वो भाग गए, और किसके सामने भाग गए? वो छुटभैये जो शूटर्स थे, जो गोली चला रहे थे, नौसिखिए लड़कों, पिस्टल नहीं चला पा रहे, रिवॉल्वर लेके आना पड़ा जो है, और उनके सामने पुलिस भाग गई। तो असली एनकाउंटर जब होता है तो फिर असलियत यह है कि मुंह से ठाएं ठाएं भी करती है। और कोर्ट रूम में गोली चली, पुलिस के सामने गोली चली। वो तो भला हो वकीलों का कि उन्होंने दबोच लिया, वरना पुलिस तो भाग खड़ी हुई थी। पुलिस संजीव जीवा माहेश्वरी को लेके आई थी,
तो फिर जब गोली चल रही थी तो किसने उसको रिटेलिएट किया, किसने उसको पकड़ने की कोशिश की? वकील तो जो चश्मदीद वकील है वो तो कह रहा है कि पुलिस वाले अरे 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 कहते रहेगा और वो ताबड़तोड़ गोलियां चलाता रहा। ये ज़रूर है कि भले ही अखिलेश यादव के बयान को हम विपक्ष और राजनीतिक आईने से देखें, लेकिन जो है कि हत्या किसकी हो रही है, जाहिर सी बात है कि ये इम्पोर्टेंट तो हो जाता है अपराध के लिए, लेकिन कैसे हो रही है ये भी बहुत ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि ये सवाल सिस्टम के ऊपर होता है। आदमी को परेशान होता, हम और आप आम आदमी हैं, हमें आपको जब परेशानी होती है तो हम कहाँ जाते हैं? थाने पे जाते हैं, कोर्ट के पास जाते हैं, हम धमकी भी देते हैं। बातचीत की शुरुआत में कहा कि इस देश में सबसे सुरक्षित 3 जगह हैं, जेल, थाना और कोर्ट। जेल में हत्या हो चुकी है, कोर्ट में हो चुकी है, थाने में भी कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती हैं। किसको सुरक्षित कहा जाए? देखिए, आम आदमी को तो भरोसा यही है ना, हम और आप धमकी क्या देते हैं? ठीक है, कोर्ट में देख लेंगे, पुलिस में शिकायत कर देंगे और कोर्ट में देख लेंगे। लेकिन अगर पुलिस की अभिरक्षा में हत्या हो रही है, और सबसे ताज्जुब की बात कि इन घटनाओं के बाद किसका सस्पेंशन हुआ? उन पुलिस वालों का, उन सिपाहियों का जो गेट पे खड़े थे, जो गेट पे जैसे अभी गेट पे खड़े जो खड़े हैं, दिन रात खड़े हैं, ये छोटे सिपाही हैं, छोटे प्यादे हैं। जैसे छोटे प्यादों से हत्या करवाई जा रही है, ऐसे ही इन छोटे प्यादों के ऊपर उस हत्या का ठीकरा फोड़ा जा रहा है कि भाई तुमने लापरवाही बरती। लापरवाही तो इस बात की भी तय होनी चाहिए कि संजीव जीवा माहेश्वरी को बिना जैकेट के कैसे लाया गया? जो बुलेट प्रूफ जैकेट लाया जा रहा था उसको क्यों लाया गया? उसमें ऑर्डर्स नहीं थे, वो एहतियातन ऐसा किया लेकिन वो जाता लाया जाता था तो उसका तो गैंगस्टर्स का ऑर्डर तो कहीं नहीं था। ये कभी नहीं कहा गया कि उसको हाई कोर्ट से या किसी उसमें बहुत सारे ऐसे विभाग भी एलआईयू जैसे विभाग हैं। एलआईयू को भी बहुत सारे इनपुट होते हैं। कोर्ट रूम के अंदर जो लोग जाते हैं उनकी चेकिंग होती है, हथियार अंदर पहुंच जाता है, एलआईयू को भनकने लगती, गोली चल जाती, हत्या हो जाती। आप रणवीर जी ये देखिए कि यही कोर्ट परिसर था और आप लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर कचहरी सीरियल ब्लास्ट हुए। सीरियल ब्लास्ट के बाद कोर्ट की सुरक्षा को लेकर के तमाम कसीदे पड़ेगा, बैठकों का दौर शुरू हुआ और उत्तर प्रदेश में यूपी एटीएस का गठन ही उस घटना के बाद हुआ। कहा गया कि यहाँ पे परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। हालत क्या है कि आपको डीएफएमडी देखिए कहीं दिखाई पड़ रहा है? डीएफएमडी यहाँ से आप घुस जाइए, कोर्ट तक चले जाइए। आज थोड़ा सा टाइट किए हैं, थोड़ा सा टाइट किया, नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कागजों में जो कोर्ट की सुरक्षा को लेकर दावे किए गए थे वो तो दिख नहीं रहे हैं। और यही बात है कि कागज में जो कानून व्यवस्था की बात की जाती है, चाक चौबंद व्यवस्था की बात की जाती है, वो अमल में नहीं लाई जाती है। और दूसरा एक अहम कारण कि अगर यहाँ पर लापरवाही बरती गई तो लापरवाही बड़े लोगों की भी जिम्मेदारी तय होती है, नियम कायदे बनाने वालों की तय होती है। और नियम कायदे अगर बने थे तो नीचे एग्जीक्यूट करने वालों की लापरवाही अगर है तो नियम कायदे बनाने क्यों नहीं कि उनकी निगरानी, भाई उसको लागू तो बड़े अफसर करेंगे ना। चलिए आखिर में अपडेट बस ये कि रिवॉल्वर इस्तेमाल करने वाला 19 साल का लड़का जेल में है। 3 सदस्यीय एसआईटी गठित हो गई है, जांच पड़ताल जारी है। क्या निकल के आया अभी तक? अभी तक की जांच में इतना ज़रूर है कि ये कठपुतली की तरह, एक पपेट की तरह यूज़ हुआ है, मोहरा है। इसके पीछे बड़ी साजिश है क्योंकि इसकी साजिश के तार आपको 3 शहर से जुड़ेंगे, जौनपुर, बहराइच, लखनऊ और मुंबई। मुंबई में ये लड़का काम कर चुका है एक कंपनी में। ये मुंबई में ही इसको उस व्यक्ति ने संपर्क किया, इसको पैसों की ज़रूरत थी, जाहिर सी बात है कि तो वहाँ पे इसको एक बड़ी रकम का जो मेरे पास जानकारी है कि 1 करोड़ की रकम का इसको सुपारी दी गई थी, जिसमें से 20 लाख रुपए इसको एडवांस भी दिए गए और उसके बाद इसको पिस्टल बहराइच में दी गई। ये लेकिन सबसे एक फुल प्रूफ प्लान ये है कि इसको नहीं पता कि इसके हैंडलर्स कौन हैं। पैसा जिसने दिया होगा, अभी जब ये लेयर खुलेगी तो हो सकता है पैसा देने वाला भी जो इसको सेठ बन करके मिला वो भी एक छोटा सा प्यादा हो, क्योंकि जिस व्यक्ति ने रिवॉल्वर दी वो कह रहा है अनजान व्यक्ति आया, मुझे रिवॉल्वर दे करके चला गया, मुझसे कहा था वहाँ पहुँचोगे, वहाँ तुम्हें मिलेगी। तो ये तमाम कड़ियाँ हैं जो बिखरी हैं। इन कड़ियों को जोड़ने के बाद ही संजीव जीवा हत्याकांड के तमाम परतों से पर्दा उठेगा, वरना मुन्ना बजरंगी की हत्या में बागपत जेल में कैसे पिस्टल पहुंच गई। सुनील राठी ने उस समय पे 2 फोटो, बहुत महत्वपूर्ण है कि 2 फोटो आई मुन्ना बजरंगी की। एक फ़ोटो में मुन्ना बजरंगी को उस समय पर सवाल भी खड़े हुए, मुन्ना बजरंगी की एक फ़ोटो में उसको सीने पे गोली नहीं लगी थी, दूसरी फ़ोटो जो वायरल आई उसमें सीने में गोली लगी थी। यानी कि और परछाई में कोई व्यक्ति खड़ा नजर आ रहा है, यानी कि सुनील लाठी और मुन्ना बजरंगी के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति था जो अपने आका को ये बताना चाहता था कि काम हो गया। जेल के अंदर भी मतलब एक तरीके से कॉर्पोरेट सेक्टर से सिस्टम चल रहा है कि आप टारगेट अचीव करिए, आपको इनाम मिलेगा। टारगेट अचीव हुआ, इनाम मिला। तो अब लेकिन वो टारगेट दिया किसने,
ये अभी खुलासा होना बाकी है। चाहे वो संजीव जी और माहेश्वरी की हत्या हो या मुन्ना बजरंगी की हत्या। मुन्ना बजरंगी में भी सुनील लाठी ने उन किया कि हाँ मैंने हत्या की, लेकिन सुनील लाठी ने क्यों हत्या की और वो जिस पिस्टल से, जो मेरे पास जानकारी है कि वो जो पिस्टल सुनील लाठी की मिली थी, उस पिस्टल का तो मिलान भी नहीं हुआ है, वो मिली ही नहीं जो कार्टेजेस मुन्ना बजरंगी के जो शरीर से मिले थे। तो पिस्टल में भी कुछ घालमेल हुआ है। बहरहाल अभी तो ये किरदार कठपुतली या प्यादे नज़र आ रहे हैं, इनके पीछों के किरदारों का बेनकाब होना भी बाकी है। तो फिल्में आप देखते होंगे और फिल्मों में कई ऐसी कहानियाँ होती हैं। लखनऊ की ये जो कहानी है संजीव जीवा की, वो आपको वेब सीरीज़ की फिल्मों की याद दिलाती होंगी, जब पुलिस कई कहानियाँ गढ़ती है, हत्याएं होती हैं, जांच होती है और ऐसे ही जांच संजीव जीवा की हत्या के मामले में भी हो रही है, जहां पर एसआईटी बन गई है। इस बात की पड़ताल हो रही है कि जो 19 साल का लड़का विजय यादव है, आखिर उसने हत्या क्यों की, किसके कहने पर थी की, उसको क्या हासिल हो रहा था, कनेक्शन क्या था इस हत्या में। तमाम ऐसे सवाल हैं जिन सवालों का जवाब पुलिस को निकालना है। ये सच है कि यूपी में अपराधी कम हो रहे हैं, लेकिन अपराधी कम होने के साथ अपराधी बढ़ भी रहे हैं और जो अपराधी नए हैं वो ऐसी ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं जो कि पहले कभी सोचा नहीं जाता था। अतीक अहमद और उसके भाई की सरे राह जब हत्या हुई तो नाम जिन लोगों का आया वो 3 बिल्कुल नए लड़के थे। संजीव जीवा की हत्या में भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। ऐसे में अब कई ऐसे सवाल हैं जिस सवालों का जवाब यूपी पुलिस को देना है, लेकिन फ़िलहाल अपराधी कम हो रहे हैं, ये सच है। बड़े अपराधी ख़त्म हो रहे हैं, ये भी सच है, लेकिन जिस तरीके से अपराधियों को ख़त्म किया जा रहा है उसको लेकर के सवाल उठेंगे, क्योंकि हमारे देश में एक संविधान है और उस संविधान में कई नियम कायदे कानून हैं। तो आखिर ये जो कानून है, क्या वाकई में पुलिस की बिना जानकारी के ये हत्याएं हो रही हैं या फिर कहीं से कुछ आहट है। लेकिन फ़िलहाल ये हत्याएं होती जा रही हैं और पर्दा डाला जा रहा है। तो फिलहाल कई सवाल हैं, इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए मैं और मोहन लखनऊ में हैं। फ़िलहाल चलते हैं कोर्ट से आगे और एक ऐसे किरदार से आपको मिलवाते हैं जो कि यूपी में अपराध को करीब 4 दशकों से बहुत अच्छे से देख चुका है। तो फिलहाल देखते रहिए ललन टॉक।